लाल सिंह, क्योंकि अब चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम चुका है, सारे उम्मीदवार प्रत्याशी कह लीजिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी इस चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए। स्टार प्रचारक आए, फिर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अब प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें जो है बढ़ने लगी है। क्या कहेंगे इस पर सबसे पहले? देखिए, बिल्कुल, चूंकि अब वो समय आ गया जो 5 साल बाद मतदाता के हाथ में आता है, और जब उसके हाथ में आने वाले 5 साल के भविष्य का एक रोड मैप होता है, यानी कि मतदाता तय करता है कि देश को क्या दिशा और दशा देनी है। अब चूंकि कल अगले दिन यानी कल एक सामान्य प्रचार होगा, केवल संपर्क किया जा सकता है, बाकी आपका जो शोर शराबा वो थम जाएगा, रैलियां नहीं होंगी। लेकिन परसों जब चुनाव होगा तो उसको देखकर तमाम प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंकी है, और क्योंकि इस बार जो चुनाव है उसमें दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। लगातार गठबंधन की एक राजनीति हमें इस बार देखने को मिली। तमाम ऐसे राजनीतिक दल एक जाजम पर भी नजर आए जो कभी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। ये चुनाव भी एक तरह से सोनल में कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वही मोदी बनाम आदर्श होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे 2014 और 2019 की तस्वीर थी। हालांकि पिछले जो सालों में एनडीए का कुनवा जो बिखरा, उसको कोशिश यही कही कि मोदी और बीजेपी ने एक बार फिर अपने पाले में लाने का प्रयास किया, और काफ़ी हद तक वो सफल रहे। वहीं दूसरी ओर जो बाकी पार्टियां हैं उन्होंने एक गठबंधन बनाया, INDIA उसका नाम दिया, और कोशिश यही है कि मोदी के विजय रथ को कैसे रोका जाए। इसी स्ट्रेटजी पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने काम किया, और इधर एक बार फिर मोदी सरकार का नारा देकर, 400 पार का नारा देकर, बीजेपी 370 पार का नारा देकर बीजेपी ने अपना काम किया है। जहाँ तक सोना राजस्थान की बात है तो पहले चरण में 12 सीटों पर चुनाव होगा, और ये 12 वो सीटें हैं जो कंपेरिजन उन 13 सीटों के बजाय यहाँ का जो समीकरण अलग समीकरण है, यानी कि यहाँ कई सीटें हैं जहाँ पर जातीय समीकरण ज़्यादा हावी रहते हैं, जातिगत राजनीति यहाँ अधिक दिखाई देती है। और राजस्थान का तो हम देखते भी हैं, क्योंकि अभी भी राजस्थान में लगातार एक लहर की बात छोड़ दें, चाहे वो लहर सहानुभूति की लहर रही हो, चाहे वो पिछली बार 2014-2019 में मोदी लहर रही हो, या 1977 में जनता पार्टी की लहर रही हो, या 1984 में सहानुभूति की लहर रही हो, उन अध्यायों को अगर छोड़ दें हम, उस समय को अगर हम छोड़ दें, तो राजस्थान की राजनीति जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। 1952 के बाद लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, कहीं ना कहीं जातीय समीकरण, सियासी समीकरण इस पर भारी रहे हैं, और ये चुनाव भी एक तरह से जातियों के भंवर जाल में ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश यही है दोनों पार्टियों की, जातियों की जो लामबंद जातियां हैं उनको कैसे अपने पाले में लाया जाए। अब चूंकि जैसे कल परसों जो चुनाव होगा सोनल, 12 सीटों की हम बात कर लेते हैं, उसमें जयपुर है, जयपुर शहर है, दौसा है, टोंक सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, अलवर है, सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है, नागौर है, बीकानेर है, श्रीगंगानगर है। तो ये जो 12 सीटें हैं इन पर चुनाव होने जा रहा है। अब आप सोचिए कि ये सीटें जो मैं एक नाम बता रहा हूँ, अब आप शेखावाटी एकदम अलग राजनीति का पैटर्न होता है, इसके इतर आप दौसा चले जाइए, टोंक सवाई माधोपुर और भरतपुर चले जाइए, यहाँ राजनीति एकदम अलग तरीके से होती है। इसके बाद नागौर में आप जाएंगे तो वहाँ राजनीति का आपको अलग रंग दिखाई देगा। तो ये अलग अलग ये जो सीटें हैं, ये जो है कहीं ना कहीं एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान की आने वाली सियासी तस्वीर को साफ कर देंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि मतदाता किस मन से वोट डालता है, क्या सोचकर वोट डालता है, क्या राष्ट्रीय मुद्दे इस पर हावी रहते हैं, क्या स्थानीय मुद्दों का असर इस पर रहेगा, क्या वो सीटें जिनको लेकर जातीय गोलबंदी की जा रही है, चाहे हम चूरू का उदाहरण ले सकते हैं, वहाँ जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, कोटा का भी उदाहरण हम ले सकते हैं, और इसके साथ ही दौसा का उदाहरण हम ले सकते हैं, यहाँ जिस तरह जातीय गोलबंदी की जा रही है। और देखिए एक अजीब बात आप मैं बता रहा हूँ आपको सोनल, कि प्रत्याशियों की नहीं बल्कि नेताओं की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है। इस चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, क्योंकि भरतपुर में चुनाव है, वो भरतपुर गृह जिले से आते हैं, और अगर चुनाव उन्होंने लड़ा है वहाँ की बात करें तो उन्होंने जयपुर से चुनाव लड़ा है, जयपुर का भी चुनाव है। इसके साथ किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने ये तक घोषणा कर दी कि मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा और चुनाव हार जाएंगे यहाँ से मेरे प्रत्याशी, तो यानी कि वहाँ किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जरूरी है क्योंकि चुनाव प्रचार का शोर तो थम चुका है, लेकिन अब जो प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट्स है, उनका अगला स्टेप होगा डोर टू डोर कैंपेन यहाँ पर करना। उसको लेकर प्रत्याशियों की क्या कुछ तैयारी अब रहने वाली है, उसका क्या पूरा रोल हो सकता है यहाँ पे प्रत्याशियों का? देखिए सोनल, अब कोई ज़्यादा जो ताकत लगानी थी वो लगा चुके, जो मतदाता ने मन बनाया तो मन चुका।
अब तो केवल आपको एक दिन मिलता है, कल का दिन आपको मिलेगा, आप 2-4 लोगों के साथ जाके डोर टू डोर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हाँ, चूंकि कहते हैं कि ये आज की रात और कल का दिन और जो रात है वोट से पहले, उसको कत्ल की रात बोलते हैं, क्योंकि कई बार सियासी समीकरण वहाँ भी तय होते हैं, नेता लगातार संपर्क में रहते हैं। तो अब देखो, जो चुनाव आयोग की संहिता है उस हिसाब से तो कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा होगा नहीं सोनल, लेकिन हाँ डोर टू डोर संपर्क होगा। लेकिन एक जो बात है, जो रणनीति बनेगी, जो आपको लग रहा है कि यहाँ आप कमजोर हैं, वो जो ग्राउंड वर्क किया जाएगा वो इसी समय किया जाएगा, क्योंकि अब करीब करीब सभी नेताओं के पास एक डाटा पहुंच जाता है और हर लोकसभा की तस्वीर लगभग साफ हो जाती है। कैंडिडेट के पास भी तस्वीर साफ हो जाती है, उसके साथ जो वर्कर काम करते हैं उनको भी पता लग जाता है कि हमारी जमीनी धरातल कहाँ है, क्या है और कहाँ काम करने की अधिक जरूरत है। तो आज की यानी कि जैसे ही 6 बजे बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा, उसके बाद जो डोर टू डोर संपर्क होगा वहाँ ये देखने वाली बात होगी क्या उन जातियों से आप संपर्क करते हैं, उनके जो बड़े बड़े नेता हैं जिनका एक आधार होता है, जिनका प्रभाव होता है, उनसे आप संपर्क करते हैं, या जहाँ आपको कमजोरी लगती है तो आपकी जो ग्राउंड वर्कर हैं उनको आप सक्रिय करते हैं। कैसे आप वहाँ अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, इसको लेकर दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी आप पूरी ताकत इसमें झोंकेंगे। सोनल, अच्छा, साथ ही क्योंकि लाल सिंह 12 सीटों पर लोकसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान होने वाला है, अब सारे स्टार प्रचारक आए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद समर्थन किया, फिर चाहे वो चुरू हो, फिर चाहे वो नागौर हो, तमाम सीटों पर। लेकिन अब जो उम्मीदवार है यानी कि प्रत्याशी जो है, अब उनकी अहम भूमिका यहाँ पर, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन होगा, जैसे कि आपने बताया, वो उतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी रणनीति बनाई जाती है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि अब पार्टी का पहले चरण के मतदान के लिए क्या कुछ रुख होने वाला है? देखिए, बिल्कुल सोनल, उनका रणनीति रहेगी, लेकिन आपने चुनाव में एक खास बात देखी होगी कि राजस्थान को भी दोनों ही पार्टियों ने बड़ी गंभीरता से लिया है। जैसे कि इस तरह के लगातार सियासी समीकरण बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा बीजेपी यहाँ मेहनत नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी जो उत्तर पट्टी के राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, इन राज्यों में ये मानकर चल रही थी कि हम अधिक प्लस में हैं बजाय कांग्रेस या गठबंधन के। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ भी तमाम स्टार प्रचारकों को अपनी ताकत घोंपी, पूरी दोनों पार्टियों को। ऐसा नहीं है, बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी। आप बीजेपी की बात करें तो पीएम मोदी के लगातार रोड शो हुए, अमित शाह के रोड शो हुए, जनसभाएं हुई, इधर प्रियंका गांधी के रोड शो हुए, जनसभाएं हुई, राहुल गांधी आए, खड़गे आए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रचार किया, सचिन पायलट ने तो जिन सीटों पर खुद के प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं वो लगातार वहाँ रोड शो कर रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं, दोनों ही पार्टियों के जो स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है अपने प्रत्याशी को जिताने में। अब लेकिन सोनल, ये फैसला कौन करेगा? अब मतदाता फैसला करेगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो दिन है, अभी जो शुरुआत हो जाएगी उसमें एक तो थोड़ा सा, चूँकि अब आप शोर शराबा कर नहीं सकते, तो आप डोर टू डोर संपर्क करेंगे। और डोर टू डोर संपर्क करने का क्या तात्पर्य है कि इतना बड़ा क्षेत्र होता है लोकसभा की, वो संभव नहीं होता कि आप घर घर जाकर कितनों संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस दौरान आप फीडबैक लेते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हैं, टेलीफोनिक फीडबैक लेंगे। अगर उनको कहीं ये फीडबैक मिलेगा वहाँ कमज़ोर हैं तो वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को भेजेंगे, अपने स्थानीय नेताओं को भेजेंगे, या खुद भी कई जगह जाएंगे। तो ये रणनीति का काम जो होगा, इन आज और कल रात में रणनीति का काम होगा। और अक्सर यही चुनाव होता है सोनल की, जब उनको लगता है, उनके क्योंकि प्रचार के दौरान उनको अपनी जमीनी धरातल का पता लग जाता है और उनके पास जो फीडबैक आता है उसका भी पता लग जाता है। अब बीजेपी की जहाँ तक बात है, तो क्योंकि बीजेपी का जो ग्राउंड वर्कर है बहुत मजबूत है, उनके पन्ना प्रमुख, उनके बूथ मैनेजमेंट, तो वो लोग लगातार एक रिपोर्ट उनको सौंपते हैं कि यहाँ हमारी कमजोर स्थिति हो सकती है, यहाँ बेटर स्थिति हो सकते हैं। यही तस्वीर कांग्रेस में देखने को मिलती है। उनके जो तमाम हरावल दस्ते हैं वो पार्टी के प्रत्याशी के बारे में, उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में बताते हैं। तो उसके आधार पर अपनी कमजोर स्थिति को आकलन करते हुए कहाँ अच्छा कर सकते हैं, तो एक संपर्क का जरिया ही उनके पास बचता है। लेकिन हाँ, ये तय है कि मतदाता लगभग अपना मन बना चुके हैं सोनल, और जो 19 फरवरी को एक ईवीएम के बटन दबने के साथ ही तय हो जाएगा कि ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ जाएगा, स्थानीय मुद्दे हावी होंगे, जातीय समीकरण हावी होंगे, राम लहर कितना असर दिखाएगी, हिंदुत्व कितना असर दिखाएगा, राष्ट्रवाद कितना असर दिखाएगा, तमाम बयान, आरोप प्रत्यारोपों का जो सियासी समीकरण है वो मतदाता ने अपने मन में धारण करने के बाद तय कर लिया कि ईवीएम के जरिए इस बार सत्ता किसको सौंपनी है। अब क्योंकि आपने बताया कि मतदाता के हाथ में आखिरी गेंद जो है वो मतदाता के हाथ में है, अब उनके हाथ में वो है कि जो बटन वो दबाएंगे, जिस पार्टी को वो जिताएंगे, फिर चाहे वो जातीय समीकरण हो या फिर पार्टी को देखना हो या फिर नेता देखना हो। लेकिन लाल सिंह, यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पर रहे हैं, आपने तमाम सीटों पर आप गए हैं, तमाम सीटें आपने कवर की है। इन 12 सीटों में से आपके हिसाब से वो हॉट सीट जहाँ पर कड़ी टक्कर का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है?
देखिए बिल्कुल सोनल, आपने हॉट सीट का जिक्र किया है। देखिए मैंने पहले आपको कहा था कि जो 12 सीटें हैं ना, ये तमाम सीटें अपने आप में बहुत अलग हटके सीटें हैं, क्योंकि जो बाकी 13 सीटों के अलावा इन सीटों के अलग अलग क्षेत्रों के सियासी समीकरण और राजनीति कहीं ना कहीं अलग रहती है। अब देखिए अगर हॉट सीट की बात करें तो दौसा अपने आप में हॉट सीट है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ कांटे का मुकाबला है और केवललाल मीणा और सचिन पायलट दोनों दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके साथ आप आ जाइए, हालांकि अलवर भरतपुर में भी मुकाबला अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन आप आ जाइए चूरू की, क्योंकि चूरू तो आप जाकर भी आए हैं, आपने दोनों नेताओं के इंटरव्यू किए हैं सोनल, तो वहाँ जो लगातार एक प्रतिष्ठा का सवाल बनाया जा रहा है और पूरी तरह से कोशिश कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कसवा हैं उनकी तरफ से ये हो रही है कि कैसे इस चुनाव को जातीय गोलबंदी में नापा जाए, यानी कि राजपूत वर्सेस जाट का ये चुनाव कैसे बनाया जाए, वो इस तरफ को लेकर आप क्या कहेंगे लाल सिंह? क्योंकि वहां पर बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, राहुल कसवा वर्सेस देवेंद्र झाझड़िया वहां पर है, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि राहुल कसवा की वो पारिवारिक सीट रही है, देवेंद्र झाझड़िया पहली बार चुनाव में उतरे हैं, उसको लेकर आपका क्या समीकरण क्या? बिल्कुल, मैं चूरू का ही जिक्र कर रहा था, और चूरू में क्योंकि पहले राहुल कसवा बीजेपी के थे, वहाँ से जीते हुए हैं और उनके परिवार ने लंबे समय से राजनीति की है और एक कद्दावर परिवार वो रहा है। राजस्थान के तमाम, अगर हम ओला परिवार का जिक्र करते हैं, मदेरणा परिवार का जिक्र करते हैं, मिर्धा परिवार का जिक्र करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कसवा परिवार का भी जिक्र करते हैं जब बड़े दिग्गज नेताओं की और दिग्गज परिवारों की बात आती है। तो ऐसे में ये एक बड़ा मैं कह सकता हूँ झटका बीजेपी के लिए था कि राहुल कसवा को टिकट नहीं दिया और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि वो लड़ाई थी राहुल कसवा की और राजेंद्र राठौड़ की, जो विधानसभा चुनावों के दौरान सामने आई, और उसका नतीजा ये निकला कि राहुल कसवा को पार्टी छोड़ी राहुल कसवा ने और कांग्रेस ने तुरंत उसको टिकट दे दिया। अब उनका प्रयास यही है कि उसको कैसे जातिगत गोलबंदी में बांटा जाए। लेकिन दूसरी ओर जो, क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया वो भी जाट हैं, खिलाड़ी हैं, तो वहां पर ये दाव कितना चल पाएगा सोनल, वो देखने की वाली बात है, कितना सफल हो पाएंगे इस गोलबंदी में। या फिर जो देवेंद्र झाझड़िया लगातार कह रहे हैं कि मैं किसान परिवार से निकला हूं, गरीब परिवार से निकला हूं, मैंने देश का नाम रोशन किया, मैं खिलाड़ी हूं, पहली बार मुझे मौका दिया है, तो तमाम जो वहाँ भावनात्मक अपील वहाँ की जा रही हैं, तो किसका असर रहेगा ये तो मतदान के दिन ही बताएगा। लेकिन हाँ, आपने झुंझुनू की बात की, झुंझुनू का जिक्र किया, तो वहाँ ओला फैमिली को लेकर भी इस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि ओला सीसराम ओला लगातार वहाँ से सांसद रहे हैं और उस परिवार का बड़ा दबदबा रहा है। लेकिन क्या वहाँ पर दबदबा कायम रहेगा या फिर मोदी लहर का असर रहेगा, किन मुद्दों का असर रहेगा, जातीय समीकरण में जाट क्या डिवाइड होंगे या जाट का पलड़ा किस तरह भारी रहेगा, वो वहाँ की सीट को तय करेगा। एक और अगर हम जिक्र कर सकते हैं नागौर सीट का, नागौर सीट अपने आप में हॉट सीट है, और राजस्थान ही नहीं बल्कि देखो नागौर की राजनीति पर तो देश की नज़रें हमेशा रही हैं, क्योंकि नागौर ने कई बार ऐसी नजीरें पेश की हैं सोनल कि वो देश के लिए नज़ीर बनी है, देश के लिए एक इतिहास बनी है। और क्योंकि वहाँ की राजनीति, उसको जाट पॉलिटिक्स की राजधानी कहा जाता है, ऐसे में वहाँ अब चूंकि वही नाथूराम मिर्धा जो कभी कांग्रेस के पर्याय माने जाते रहे लंबे समय तक, जो कभी 1977 में केवल कांग्रेस का झंडा बुलंद करने वाले उत्तर भारत में एकमात्र नेता थे, उनकी पोती आज भाजपा से मैदान में है। तो वहीं दूसरी ओर गठबंधन में हनुमान बेनीवाल मैदान में। अच्छा, क्योंकि मैं इसी पे लाल सिंह आ रही थी, क्योंकि नागौर सीट वन ऑफ द हॉट सीट है, हम मान सकते हैं, और इसलिए भी हॉट सीट है क्योंकि वहां पर इस बार एकदम ऑपोजिट देखा जा रहा है। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव में उतरे, वहीं जो ज्योति मिर्धा है वो बीजेपी के उसमें है। लेकिन यहाँ पर जाति समीकरण क्या कहते हैं, क्योंकि मिर्धा परिवार का यहाँ पर दबदबा रहा है बहुत सालों से। अब आप इसको लेकर समीकरण कैसे समझा सकते हैं कि क्या इस बार जनता, क्योंकि इतने समय से बीजेपी वहां जीतते आ रही है, क्या जनता उस नए चेहरे को स्वीकार कर पाएगी जो पहले कांग्रेस में थी, या फिर जनता यहां पर जाति समीकरण के आधार पर वोट करेगी? देखिए, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। कई बार नेता जब पार्टी ज्वाइन करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि उनके समर्थक उनके साथ उनका मन बन जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन चूंकि विधानसभा चुनावों से पहले ही ज्योति मिर्धा को पार्टी ने शामिल कर लिया था, और दूसरी तरफ भी हनुमान बेनीवाल जो है बिल्कुल गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कोई कांग्रेस के नेता नहीं है, वो आरएलपी से कांग्रेस के गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक अजीब संयोग ये है सोनल वहाँ पर, क्योंकि चेहरे वो ही हैं जो 2019 में थे, लेकिन सिर्फ अंतर यह कि पहले हनुमान बेनीवाल गठबंधन में थे भाजपा के, और इस बार ज्योति मिर्धा गठबंधन में है। चेहरे लेकिन वही हैं, लेकिन क्या पाले बदल गए हैं। अब चूंकि वहाँ मैंने कहा कि लगातार देखिए वहाँ का जो राजनीति जाट काफी हद तक प्रभावित करेंगे। अब जाटों के जो वोट हैं
वो कितना बट पाते हैं, कौन नेता अधिक ले पाता, कौन कम ले पाता। लेकिन हाँ, एक बात है कि बाकी जो जातियां हैं वहाँ पर माली जाति अच्छी संख्या में है, मुसलमान वोटर अच्छी संख्या में है, राजपूत अच्छी संख्या में है, SC ST वोटर भी है, जनरल बड़ा वोट बैंक वहाँ पर है। तो तमाम जो जातियाँ हैं इनका क्या रोल रहता है? तो मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं जाट तो देखो डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों प्रत्याशी जाट हैं सोनल। ऐसे में एक वहाँ अपील, भावनात्मक अपील ज्योति मिर्धा की ओर से की जा रही है कि मैं नाथूराम मिर्धा की पोती हूँ, इस बार उनकी पगड़ी की लाज रखो, पोती को संसद में भेजो। वहीं हनुमान बेनीवाल भी इस तरह की अपील कर रहे हैं कि अब मेरे पास कोई बचा नहीं है, एकमात्र मेरी पार्टी से मैं ही जीतकर MLA बनाऊं, अगर मैं हार गया तो RLP में कुछ बचेगा नहीं। खैर दोनों ही नेता अपने अपने दाव पे चल रहे हैं, लेकिन ये है कि लगभग जाट वहाँ डिवाइड होगा। तो ऐसे में जो बाकी जातियाँ हैं उनका वोट बैंक काफ़ी हद तक तय करेगा कि यहाँ जीत का सेहरा किसके सिर बैठेगा। अब हालांकि अल्पसंख्यक मतदाता अधिकतर कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं सोनल, SC ST का भी रुझान वहाँ रहता है, लेकिन हाँ जनरल वोटर की हम बात कर सकते हैं, वो काफ़ी हद तक BJP पक्ष में जा रहा है। राजपूत वोटर काफ़ी हद तक BJP पक्ष में जा रहा है। वहाँ जो माली मतदाता वो भी BJP के पक्ष में जा रहा है। खैर ये एक अलग अलग समीकरण है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत बड़ा रोचक मुकाबला है और ये तय मतदाता ही करेंगे कि किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा। सोनल एक बार अलवर की ओर बात कर लेते हैं यहाँ पर लाल सिंह, क्योंकि अलवर सीट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ज़रूरी सीट है, इंपॉर्टेंट सीट है और यहाँ पर भूपेंद्र यादव उतरे हैं। भूपेंद्र यादव वर्सेस ललित यादव, और इसको माना जा रहा है कि स्थानीय वर्सेस अनुभवी का कहीं ना कहीं बड़ा यहाँ पर खेल माना जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि अलवर से अब पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं भूपेंद्र यादव, ललित यादव भी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर वहाँ क्या समीकरण बैठ रहा है? क्योंकि क्या वहाँ मुद्दा देखा जाएगा या वहाँ भी जाति के आधारित पे वोट किया जाएगा? देखिए वहाँ एक जो समीकरण तय करेगा हार जीत, वो तीसरा प्रत्याशी तय करेगा। जो बसपा ने कैंडिडेट उतारा है जी फजल हुसैन को, वो काफ़ी हद तक तय करेंगे वो कितना वोट अपने पास ला पाते हैं, क्योंकि वो अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो कांग्रेस प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर वो माइनॉरिटी का वोट काटते हैं तब भी वो कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएगा। और वो SC का वोट बसपा के नाते वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो वहाँ पर अगर सेंध लगा पाते हैं तो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। अब वो कितना पहुंचाते हैं इस पर दोनों की हार जीत तय करेगी, क्योंकि दोनों चेहरे यादव समाज से हैं, तो यादव वोटों का तो तय है कि बटना लाजमी है। लेकिन एक लंबे समय का इतिहास अगर हम देखें तो वहाँ अधिकतर यादव जाति ही चुनाव जीतती आ रही है अलवर में। भूपेंद्र यादव अनुभवी नेता हैं, लंबे समय से एक रणनीतिकार की भूमिका उन्होंने भाजपा में निभाई है, लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव इस तरह लोकसभा का वो पहली बार लड़ रहे हैं। ललित यादव की हम बात कर रहे हैं कि वो भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, नया चेहरा है, लेकिन ये सीट भी कहीं ना कहीं जातीय खेमेबंदी में पूरी तरह से उलझी हुई नजर आ रही है सोनल। ऐसे में मैंने कहा कि तीसरा प्रत्याशी काफ़ी हद तक तय करेगा कि वो किसके वोट काटता है और कितना काटता है। चूंकि मुकाबला कांटे का है, भूपेंद्र यादव अनुभवी नेता है, लेकिन इस दौरान आपने देखा हो करण सिंह यादव ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, बलबीर छिल्लर ने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। तो इस तरह के कई समीकरण वहाँ जरूर हुए हैं जिससे भूपेंद्र यादव हम मजबूत हुए हैं। एक दूसरा यादव समाज ये भी सोचेगा कि चूंकि भूपेंद्र यादव पुराने नेता हैं और बड़ा नाम है उनका, एक बीजेपी में ही नहीं बल्कि देश में एक बड़े कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, रणनीतिकार नेताओं में गिने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यादव समाज ये सोच सकता है कि हम भूपेंद्र यादव को जिताकर एक बड़े नेता का मान सम्मान रख सकते हैं। हाँ। वहीं दूसरी ओर ये भी उनके अंदर आ सकता है कि नया चेहरा है ललित यादव, क्यों ना नए को मौका दिया जाए। तो ये कितना दोनों में कितना असर रहेगा, कौन सा फैक्टर हावी रहेगा, क्योंकि लाल सिंह अलवर का इतिहास रहा है यहाँ पर यादव उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा जीत हासिल करी है। अब क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी यादव है, ललित यादव भूपेंद्र यादव, तो क्या यादव वोट बैंक यहाँ पर बढ़ सकता है आपके हिसाब से? देखिए बिल्कुल सोनल, यादव वोट बैंक बटेगा क्योंकि दोनों ही यादव प्रत्याशी हैं। ऐसे में मैंने यही कहा कि जहां दोनों जातियों के कैंडिडेट जब आमने सामने होते हैं तो बाकी जो जातियां हैं उनके ऊपर काफ़ी हद तक हार जीत तय होती है। अब चूंकि यादवों में से, लेकिन वहाँ एक चीज़ और है कि यादव कौन ज़्यादा ले जाएगा, ये भी हार जीत का बड़ा पैमाना, क्योंकि बड़ी संख्या में यादव मतदाता हैं वहाँ पर। अब चूंकि तीसरे प्रत्याशी ने इस मुकाबले को बहुत रोचक बना दिया है, वो अगर मैदान में नहीं होते तो काफ़ी हद तक फाइट और ज़बरदस्त हो सकती थी। लेकिन हाँ ये तय है कि यादवों में कौन ज़्यादा वोट ले पाएगा, उस पर काफ़ी हद तक भूपेंद्र यादव और ललित यादव की हार जीत तय करेगी। क्योंकि एक मोटा समीकरण की बात करें तो ये मानकर चल रहे हैं कि जनरल इस बार बीजेपी पक्ष में ज़्यादा जा रहा है, तो वहीं जो अल्पसंख्यक कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा जा रहा है समीकरण। और लेकिन एक बार चित्रा सिंह हमारी सहयोगी जुड़ गई छत्तीसगढ़ से, उनसे भी बात कर लेते हैं। चित्रा, वहां पर क्या चुनावी माहौल इस वक्त आप देख पा रही हैं? देखिए छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होने जा रही है और
प्रथम चरण के चुनाव जो है बस्तर लोकसभा चुनाव होना है 19 अप्रैल को, यानी कि परसों, और जिसके लिए आज शाम 6 बजे से जो है चुनाव प्रचार प्रसार थम चुकी है। और कल जो है डोर टू डोर चुनाव प्रसार करेंगे। और टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, जबरदस्त टक्कर है। कांग्रेस के जो है प्रत्याशी वो कवासी लखमा 6 बार के विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने एकदम नया कोनिका उतारा है, जो महेश कश्यप है, जो भारतीय जनता पार्टी में सरपंच रह चुके हैं। और दोनों के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रहा है और जबरदस्त प्रचार प्रसार चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय नेतृत्व आ रहे थे, कांग्रेस से भी केंद्रीय नेतृत्व वहां पे प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। दोनों में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है लगी हुई है बस्तर सीट को अपने कब्जे में करने के लिए, वही कांग्रेस भी पीछे नहीं है। प्रचार प्रसार बिल्कुल थम चुका है और इसमें जो है क्या वहां भी मोदी वर्सेस अदर्स वाला मुकाबला देखा जा रहा है? जी देखिए सोनल, हम बताना चाहेंगे कि बस्तर लोकसभा जो सीट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी बस्तर क्षेत्र में रहते हैं और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का कुर्सी जो भी है बहुत सरकार भी तय करता है आदिवासी। तो निश्चित तौर से आदिवासियों का सरकार जो है छत्तीसगढ़ कहलाता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी सरकार चुनते हैं और सबसे ज्यादा जो है सभी पार्टी का जो है टक्कर बस्तर क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में है। आदिवासी बस्तर क्षेत्र एक नक्सली क्षेत्र भी है। लगातार चुनाव के पहले जो है नक्सली भी तेज अपने मुठभेड़ हो रहे हैं। लगातार महीने में 4-5 मुठभेड़ भी हो चुका है और हाल ही में चुनाव होना है और जिसके लिए राजनीतिक दल जो है उसके लिए जो है पुलिस बल भी लगातार सुरक्षा दे रही है। लेकिन आज थम चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेन चलेगा और हम बता दें कि जिस तरह से प्रचार प्रसार चल रही थी, जगह जगह में सभाएं हो रही थी, नुक्कड़ चल रही थी, ये जो है बिल्कुल थम गए हैं और अब नहीं होंगे। पोस्टर बैनर लगाया गया था वो भी उतर जाएंगे। चुनाव जो है आप देख रहे थे, प्रत्याशियों के साथ आप रही हैं, वहां पर आपने बातचीत भी करी है, वहां पे जनता का मूड क्या है? जनता आखिर क्या चाह रही है? क्या आपने उनके मुद्दे उनसे पूछे या फिर ये पूछा आखिर किसकी सरकार इस बार? देखिए जनता का मूड है कि जनता चाहती है कि विकास, रोड, नाली, स्कूल, हेल्थ, और वो एक जो है वो क्षेत्र नक्सली क्षेत्र है, जहां पर नक्सलियों के चलते जो है विकास जो है वो थमा हुआ था। अंदरूनी तौर की बात कहें तो नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा ये नक्सली क्षेत्र है, जहां पर नक्सलियों का ज्यादा जो है वहां पर नजर रहता है। तो इस क्षेत्र में, अंदरूनी क्षेत्र में, जहां पर अभी भी जो है विकास नहीं होने दे रही है नक्सली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है, वही कांग्रेस भी दावे कर रही है कि अगर हमारी वहां पर सरकार, हमारी वहां पर जो है लोकसभा में हमको जिताती है तो हम वो वहां तक नक्सल खात्मा करेंगे और विकास को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट वहां पे बनती है तो डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में है और इस तरह छत्तीसगढ़ में शायद सरकार भाजपा की सरकार है। तो निश्चित तौर से जो है विकास को जो है एक मिलेगा, रूप मिलेगा। वही कांग्रेस भी दावा कर रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है केंद्र में तो नक्सली क्षेत्र पे वो टारगेट करेंगे और विकास को महत्व देंगे, रोड, नाली, स्कूल, हेल्थ पर कार्य करेंगे। जी, तो निश्चित तौर से जनता का मूड है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।